नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र स्थित देश की 92 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और जागरण में शामिल हुए। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति के पर्व हैं और इन पर्वों में हम में नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की एक नई गाथा भी लिख रहा। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच एंटी नेशनल रही है। गरीब आदमी को गरीब रखो। नरेंद्र मोदी ने गरीब आदमी के मुंह पर मुस्कान लाई है। नवरात्रों का महापर्व है। आज दुर्गाष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, मां के चरणों में हर वर्ष आने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। करनाल से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कल कमल में हुई है बीजेपी की बैठक। पूर्व सीएम मनोहर लाल हुए बैठक में शामिल। घरौंदा विधायक हरविंद कल्याण रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की गई चर्चा। आगामी चुनाव को लेकर हुई है चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि घरौंदा विधायक हरविंद कल्याण भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी चर्चा की गई है। आगामी चुनाव को लेकर ये चर्चा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की करनाल से, जहां पर कर कमल में बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम मनोहर लाल बैठक में शामिल हुए। साथ ही हरविंदर कल्याण भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता पदाधिकारी से भी चर्चा की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक भी आयोजित की गई, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ में कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि कर कमल में बीजेपी की बैठक हुई है, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उपस्थित हुए। साथ ही कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री महिपाल ढांडा से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस चर्चा में जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी काफी मजबूत बताया है। महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही झूठ की राजनीति करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है और बीजेपी का घोषणा पत्र कैसा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा से बात करते हैं। सर, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपने भी कर दिया, किस तरीके से अंतर देखते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र तो कोई कुछ है, उसमें कोई विजन है आने वाले दिनों में। वो इस देश के गरीब आदमी के लिए उनका क्या प्लान है, एग्रीकल्चर के लिए क्या प्लान है, इस देश के उद्योगपति के लिए, इस देश के व्यापारी के लिए, इस देश के लिए मैं कहूँ अगर कोई फील्ड, कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जिसमें देश की जनता उन पे विश्वास कर ले। हमारा जो घोषणा पत्र, हमने अब तो अपने घोषणा पत्र में जनता के सामने तय करके रख दिया। हमने जनता से सुझाव मांगे, जनता ने सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पे हमने एक रोड मैप तैयार करके अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमने कहा कि 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। उसके लिए समय समय पर जो भी जरूरी स्टेप उठाए जाने चाहिए
उन स्टेपों के आधार पे हमने अपने घोषणा पत्र नहीं, हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। और ये संकल्प पत्र में 100% देश की जनता के सुझाव हैं। सर, एक सवाल और है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी कि जो है वो घोषित करने की बात कही है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन आयोग का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि स्वामीनाथन आयोग को लेकर किसान हमेशा ही आंदोलनरत रहते हैं? अगर उसका भी जिक्र होता तो अच्छी बात होती। इतने झूठे लोग हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर मैं महिपाल डांडा ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। अम्बाला से मैंने पद यात्रा निकाली थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनखड़ जी थे उस टाइम, माननीय मनोहर लाल जी भी उस यात्रा में मेरे भी शामिल रहे थे। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था। मैं माननीय हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि भाई आप तो उस कमेटी के, स्वामीनाथन आयोग की जो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी के चेयरमैन थे। 3 साल तक इनके पास वो पड़ी रही, उसके ऊपर रिपोर्ट के ऊपर साइन तक नहीं किए, कभी उसका कागज तक नहीं उठा कर पढ़ा ना देखा, ऐसे पड़ी रही। हम लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि भाई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो। इन्होंने कोई लागू नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट आई, हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सारी को लागू किया, उससे भी बढ़ के किया है। सर, एक आपके सहयोगी रहे जननायक जनता पार्टी ने अपने आज 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला तो देखिए भैया, मुकाबले की तो कोई बात मैं कर नहीं सकता, मगर एक बात बता दूं, पहले से भी बड़ी जीत, 19 से भी बड़ी जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी की हर लोकसभा में होने वाली है, हर लोकसभा में। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल डांडा, जिन्होंने कहा था कि कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में झूठ के अलावा कुछ नहीं है। साथ ही जेजेपी ने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उससे उनका कोई मुकाबला नहीं। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। खबर पंचकुला से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का रामनवमी के पावन अवसर पर हवन यज्ञ करके विजय संकल्प के साथ में शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया, जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा और साथ ही नगर निगम पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल के साथ में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं ने इस हवन यज्ञ के द्वारा जो हमारा संकल्प है, अंबाला लोकसभा सीट को कम से कम 5 लाख मतों से यहां से विजयी बना करके आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी को नरेंद्र मोदी जी की उस माला का हिस्सा बनाना, जो 400 फूलों की माला पूरे देश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने जा रहे हैं, उस माला का हिस्सा अंबाला लोकसभा क्षेत्र भी बने। किसानों के रेल रोको के चलते आपको बताते चले कि अंबाला स्टेशन से 11 रेलगाड़ियां रद्द हो गई हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक किसानों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया है। किसानों के इस कदम से अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी लग गई। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा। सुबह से ही सफर कर रहे यात्रियों की ट्रेन बीच रास्ते में रद्द कर दी गई और इस दौरान लोगों ने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कब कौन सी ट्रेन रद्द हो रही है या फिर लेट हो रही है, इसकी जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है। वहीं 19 गाड़ियों के रूट को डायवर्ट किया गया है। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक किसानों के रेल ट्रैक जाम कर दिए गए हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी लग गई। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि वे पिछले कई घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ये बताने वाला कोई भी नहीं है कि ट्रेन कब आएगी या रद्द कौन सी ट्रेन होगी। ट्रेन के रूट के डाइवर्ट कर दिया गया है। तो वहीं किसान नेता भी कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथी नहीं छोड़े जाएंगे, हम शंभू बॉर्डर पर रेल रोक कर रखेंगे। अगर फिर भी रिहाई नहीं हुई तो हम बाकी जगह पर भी रेल रोकेंगे। शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा के
कड़े बंदोबस्त किए हैं। अंबाला रेल मंडल से सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि किसानों ने रेल ट्रैक जाम किया है, जिसकी वजह से 11 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं 19 ट्रेनों का डायवर्जन भी किया गया। वहीं यात्रियों को हो रही परेशानियों पर जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि स्टेशन पर 5 इंक्वायरी काउंटर्स भी बनाए गए हैं। अंबाला छावनी निवासी आज अपनी पत्नी के साथ किसी विशेष कार्य के लिए अंबाला छावनी से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन में जाना चाह रहा था। मेरी कंफर्म सीट थी और यहाँ पर स्टेशन पर आके पता चला कि गाड़ी अनिश्चित तौर पर विलंब है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अभी अभी मालूम हुआ कि किसान आंदोलन की वजह से गाड़ी रुकी हुई है। कि अभी तक कुल मिला के 36 गाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं, जिसमें 21 मेल एक्सप्रेस और 15 पैसेंजर गाड़ियां हैं। कुल 11 पैसेंजर ट्रेनों का कैंसिलेशन किया गया है। लगभग 19 गाड़ियां अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। डाइवर्जन का मेन रूट हमारा अभी फिलहाल अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होकर लुधियाना जाते हुए है। कुछ गाड़ियां जो डाउन में है वो जो फिरोजपुर डिवीजन में है उनको वाया लुधियाना धूरी जाखल से भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 5 गाड़ियां अभी तक शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं, मेनली इसमें पैसेंजर गाड़ियां हैं और कुल मिला के 36 गाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं। रेखा। कहाँ से आए, कहाँ जाना? कुरुक्षेत्र से आए थे हम, बठिंडा जाना था। क्या बताया जरा आपको ट्रेन से? ट्रेन रद्द हो चुकी है। कैसे जाएंगे? अब बस में जाएंगे, औखा तो मुश्किल तो होना ही पड़ेगा। ट्रेन अब सीधा वो टिकटें भी ली, वैसे वो भी किराया वेस्ट गया और अब बस में जाना पड़ेगा। इतना लंबा सफर है, शाम को पहुंचेंगे, रात को। क्या बताया जरा, क्यों कैंसिल हुई है? ये नहीं बताया, बस रद्द किसानों के कारण। वहीं हरियाणा में गेहूं के सीजन में सभी मंडियों में खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मंडियों में व्यापारियों और किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी के पास में पड़ी गेहूं और पिपली अनाज मंडी में गेहूं का निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों को भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने व्यापारियों से भी खरीद कार्य किया और उठान कार्य के बारे में बातचीत की। साथ ही खरीद कार्यों में सुधार लाने के लिए किसानों, व्यापारियों और अधिकारियों से सुझाव भी लिए हैं। तो बढ़ते आगे, पुंडरी विधानसभा के झारखंड के गांव चूड़माजरा में गोदाम को सरकार की तरफ से गेहूं की फसल खरीद कर सुरक्षित भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान नियुक्त किया गया है, लेकिन किसान गेहूं से भरी ट्रॉलियों से युक्त दिन रात गेहूं को सरकार को देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करे। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में किसान गेहूं की ट्रॉलियों के साथ में घंटों यहां पर खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जिसे देखते हुए सरपंच प्रतिनिधि सतपाल जांबा ने किसानों के लिए लंगर का आयोजन किया। वहीं सतपाल जांबा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि किसानों की मेहनत और साथ ही समय की जरूरत को देखते हुए भंडारे का भी आयोजन किया गया और जब तक किसान यहां पर अपनी गेहूं की फसल बेचने के लिए खड़े हैं तब तक ये भंडारा चलेगा। तो बढ़ते आगे, यूपीएससी परीक्षा के परिणाम आने पर कैथल के हुडा सेक्टर में खुशी की लहर है और कैथल के शुभम सिंगल ने आपको बता चले कि यूपीएससी परीक्षा में 420वीं रैंक हासिल की है। शुभम का भी कहना है कि वे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, उनका लक्ष्य देश की सेवा करना था। वह चाहते थे कि जो भी सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई जाती हैं उनके अच्छे से लागू किया जाए। यही उद्देश्य है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए वे लगभग 7 घंटे पढ़ते थे। शुभम के माता पिता ने कहा कि वे काफी खुश हैं, उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा, लोग बधाई देने आ रहे हैं। मेरा नाम शुभम सिंगल है और मेरा इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 में 420 रैंक आया और मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब की, उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और फिर दूसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली और अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। शुरुआती शिक्षा कहाँ शुरू? मैंने शुरुआती नर्सरी से लेकर 12th तक RKSD पब्लिक स्कूल से ही की है
और हाँ जी। कैसे मन में आया कि यहाँ तक पहुँचना है? ये मुझे ख्याल आया जब मैं जॉब कर रहा था मुंबई में, तब मुझे लगा कि केवल जॉब में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है जो शायद सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलेगी। मैं सर तिलकराज सिंगला, रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर फ्रॉम गर्ल्स स्कूल कैथल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बताओ किस तरह का इसका नेचर है, कितनी तैयारी करता था, आप लोग कितना सहयोग करते थे? सर हमें तो बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई। बेटा नॉर्मली पढ़ता था, कोई ज़्यादा नहीं, साथ साथ में अब तो जॉब भी कर रहा था बल्कि, और नॉर्मली स्टडी करता था। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें बीच में नौकरी छोड़ दी तब आपका क्या रिएक्शन था? हमने ही कहा था बेटा कोई ऐसी बात नहीं, जो तेरा मन करता है वही कर। मेरा नाम नीलम रानी और मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका थैंक यू सर। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपका पूरे परिवार का कितना सहयोग रहा और ये कितना कोऑपरेट करता था? ये हमें पूरा कोऑपरेट करता था, हमने भी इसको पूरा कोऑपरेट किया। जॉब छोड़ के आए तो हमें ऐसा नहीं लगा भी क्यों छोड़ के आए, तो हमें बेटा जो तुझे करना है कर। तो किस तरह का माहौल है बताइए, मुझे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ठिकाना ही है खुशी का। खबर करनाल से है, जहां पर नायब तहसीलदार के पद पर तैनात गिरीशा के आखिरी अटेम्प्ट यूपीएससी परीक्षा में जीत हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि गिरीशा ने 263वीं रैंक हासिल की। वहीं गिरीशा के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, परिवार में खुशी का माहौल है। पिछले साल गिरीशा का HCS में 30वां रैंक आया था और तब भी परिवार में काफी खुशी थी। गिरीशा ने कहा कि वो काफी खुश हैं, जिंदगी में उन्हें काफी असफलताएं मिली, लेकिन वो जो कामयाबी मिली है उसके तले सभी असफलताएं दब गई हैं। खुशी तो अब यहाँ से ना कि खुशी अब डबल हो गई है, खुशी जो है समाई नहीं जा रही। ये बेटी ने जो हमें दिलवाया है, ऐसा मतलब आज तक हमें कुछ मिला नहीं है, और इस बेटी ने तो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और पूरे करनाल का, हमारे बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का भी नाम जो है हमारी बेटी ने ऊंचा कर दिया है। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अब प्रभु से हम क्या मांगे, अब प्रभु ने इतना कुछ दे दिया, खुशी समाई नहीं जा रही हमारे अंदर। बहुत काम आई है। अरे ये जिद्दी इतनी थी बचपन में, डांट भी बहुत खाती थी लेकिन जिद्दी पूरी थी। वही जिद आज इसका गुण बन गया है, उस जिद ने ही इसको मुकाम पे पहुंचाया है। और मतलब कि एक डिटर्मिनेशन इसमें था। जितनी भी समस्याएं आई, जितनी भी बाधाएं आई, जितनी बार भी ये हारी है, लेकिन फिर उठ के खड़ी हो गई है। मेरा आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट आया है। मेरी रैंक 263 आई है और बहुत खुशी है इस बात की। मेरे को आज ही पता चला, रिज़ल्ट तो आज ही आया है और मेरा 6th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट है। और जर्नी मतलब बहुत ही फेलियर से भरी हुई रही, बट आज लग रहा है कि वो सब फेलियर्स वर्थ इट थे जब सक्सेस मिल गया। और आज सक्सेस का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज फेलियर्स। नायब तहसीलदार की HCS के थ्रू मुझे नायब तहसीलदार अलॉट हुआ था और उसकी जॉब ऑल्दो अभी शुरू ही हुई थी। बहुत ही अच्छा लगा, बच्चे की इतने सालों की मेहनत से ये आज अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही खुशी है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली एंड फॉर ऑल ऑफ अस। बस थोड़ा सा इसको मोरल थोड़ा आप करने की कोशिश करते थे, बाकी अदरवाइज ये खुद ही बहुत बोल्ड है, हर सिचुएशन को खुद ही बहुत परफेक्टली हैंडल कर लेती है। हमें भी सपोर्ट करती है, अपने भाई को भी, पूरी फैमिली को ये सपोर्ट करती है, बहुत ही बोल्ड है। बस अपना काम मन लगा के करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो, और थोड़ा सा मतलब किसी को भी जो भी उम्मीद लेके आता है, अगर पॉसिबल है तो उसका काम जरूर करो, उसको बिल्कुल लटकाना नहीं है, अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाओ। बहुत खुशी की बात है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी जो है एक बहुत बड़ी जर्नी है और ये जो इसने प्राप्त किया ये इसकी मंजिल नहीं है, बस एक मकाम है। आगे जाके भी ये बस एक जरिया है जिससे कि अभी जो अपने सर्विस कंट्रीब्यूट करेगी और देश में। और मैं मैं चाहूँगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि इस गद्दी से इसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, इससे इस गद्दी की इज्जत बढ़ेगी और आगे जो है हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान देंगे। अक्सर शादी के बाद में लड़कियों के सपने गृहस्थी में पड़ जाने के कारण अधूरे रह जाते हैं, लेकिन प्रगति वर्मा एक ऐसी महिला है जिन्होंने शादी के बाद अपने अधूरे सपने को पूरा किया है और इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका उनके पति और ससुर की रही है। प्रगति ने बताया कि शुरुआत से ही उनका सपना यूपीएससी की परीक्षा पास करने का था। उन्होंने MBBS और साथ ही MD की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान उनकी शादी हो गई और ऐसे में उनका यूपीएससी परीक्षा पूरे करने का सपना टूटता सा जा रहा था। लेकिन शादी के बाद में पति ने उन्हें इसकी तैयारी
तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार ने उन्हें माहौल दिया जिसमें वो पढ़ाई कर पाई है। सर कैसा लग रहा है कि बहू आज यूपीएससी क्लियर कर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्षण है और हर आदमी इस क्षण की अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कामना करता है और हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं। बुजुर्गों के बहुत आशीर्वाद रहा है कि हम आज इस क्षण को देख रहे हैं। मैं खुद भी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ और मैं आजकल स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हरियाणा का मेंबर हूँ। बच्ची की शादी के बाद से एक ही इच्छा थी कि मैं IAS की तैयारी करूँ, IAS बनूँ, और हमने उसको एक यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम कैसा लग रहा है यूपीएससी में सिलेक्शन होने के? Thank you so much for the wishes and actually I'm feeling very good selection, क्योंकि जब भी आप ये एग्जाम लिखते हो तो आपका एक ड्रीम होता है कि आपका नाम उस लिस्ट में आए एंड आपको वो सर्विस मिले जो आपको चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कितने घंटे आप जो है पढ़ाई करते थे? किस तरह का परिवार के मतलब कि परिवार से किस तरह का सहायता मिली है? देखिए, मैं यूजुअली जितने एस्पिरेंट्स जितने घंटे पढ़ पाते हैं उतनी तो मैं नहीं पढ़ पाती थी। मैं दिन में 3 या 4 घंटे ही पढ़ पाती थी और कभी कभी 5 या 6 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं नहीं टाइम निकाल पाती थी। तो बढ़ते आगे, हिसार के PLA निवासी भावेश खैलिया ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी में 86वीं रैंक हासिल कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने SCS में 12वीं रैंक हासिल कर परिवार, गांव और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। भावेश खैलिया ने यह भी बताया कि बगैर कोचिंग लिए उन्होंने हिसार में घर में रहते हुए 15 से 16 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई की सफलता हासिल की। और वहीं भावेश खैलिया के ताऊ डॉक्टर युद्धवीर सिंह खैलिया 1983 में SCS चयनित भी हुए थे और उसके बाद में उनके चाचा राजेश खैलिया में 1999 में SCS चयनित हुए थे। लगभग 24 साल बाद एक बार फिर से भावेश खैलिया ने यूपीएससी में 46वीं जो रैंक है वो प्राप्त की और यहां पर परिवार और गांव का परचम भी लहराया। पहले प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 280 जो रैंक है वो भी हासिल की, लेकिन परिणाम से संतुष्ट नहीं हुए और दूसरे प्रयास में 46वीं रैंक के साथ में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। लास्ट ईयर इसका 280 रैंक था। IRS इनकम टैक्स था, ये अंडर ट्रेनिंग था तो इसने छुट्टी ले ली। लास्ट ईयर इसका HCS में भी 23 मार्च को इसने ज्वाइन किया था। बाद में इसने 7 नवंबर को रिजाइन कर दिया और 10 नवंबर को उसने IRS इनकम टैक्स में ज्वाइन किया था। उसी दिन उसने छुट्टी ले ली थी, वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन की। +2 में तो ये मुलार स्कूल से था। +2 के बाद ये 30 हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन करने गया था। 2020 में अप्रैल में इसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। कोविड के कारण इसका MA वैसे तो JNU में हो गया था, हमने भेजा नहीं। डिग्री के बाद दी थी इसने। वैसे तो ये टैलेंटेड पहले से है। +2 में जब इसका माँ बाप का जो कहना मानना है वो उस तरीके से भी, और खेल कूद में भी ये पूरा हर खेल में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ऑलराउंडर ही था एक तरह से। ये सारी तरह के गेम खेलता था, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, तो ये ऑलराउंडर ही था और सिंसियर तो रहा ही है। कहते हैं कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल कहावत इसने सच करी है। देखो, मैं तो एक एज ए मदर मैंने VRS भी इसीलिए ली कि भाई बच्चा पीछे से मेरे को ये चिंता रहती थी, खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा। हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था ये सिंसियर है। पहले वो टिस्ट में थे, 2020 के पास आउट है वो, वहाँ पे भी वो सिल्वर मेडलिस्ट है, तो वहीं से पता चलता है इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ही लव्स टू रीड। वो काफ़ी बुक्स पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में, पॉलिटिक्स डिस्कस करने में पहले से ही आगे थे। हमारा एक ग्राम्य मंथन का एक टूर भी हुआ था, उसमें भी वो गए थे और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक रिसर्च पेपर तक लिखा था। तो इससे पता चलता है कि वो हमेशा से गरीबों के लिए और डाउन ट्रोडन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड देन HCS में उनका 11th रैंक आया था। नमस्ते, 46वां रैंक आया है मेरा इस साल सिविल सेवा में। पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी मैं सिलेक्टेड था
उसके बाद पिछले साल की यूपीएससी में मैं IRS में था, इनकम टैक्स में, और इस साल मैंने दिया है यूपीएससी, मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इसमें 46th रैंक मुझे मिली है। जी, ग्रामीण क्षेत्र से ही है, मेरे माता पिता दोनों ही वहाँ पे। मैं खुद तो शहर में ही पला बड़ा, पर गांव से ही जुड़ा रहा था। तो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सा स्ट्रक्चर है तो गांव में आना जाना लगा ही रहता था, पर अदरवाइज शहरी क्षेत्र से था। मेरे पिताजी मेरे कॉलेज प्रोफेसर थे और कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मदर मेरी संस्कृत की टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, और उनने भी VRS ली थी 2021 में, ताकि मेरी तैयारी अच्छे से करवा सकें। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।